आज हमारे साथ मिस पूजा हैं जो अपने जीवन की एक उड़ान को तैयार कर रही हैं और इस पितृसत्ता के नज़रिए के समाज में उन आयामों को, उन नॉर्म्स को चुनौती दे रही हैं जो जेंडर न्याय को स्थापित करने में रुकावटें बनते हैं। तो आज हम वाई टॉक चर्चा में मिस पूजा से मिलते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं और वो किस तरीके से अपनी यात्रा को आगे देख रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा। पूजा, हमारे सभी साथियों को आप अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो मेरा नाम पूजा गौर है और मैं हरदा ज़िले की एक ग्रामीण गांव से हूँ। और अभी मैं कुछ महीने से सिनर्जी संस्थान में एक प्रोग्राम उड़ान में कार्यरत हूँ। और जैसे अभी भैया ने बोला उसके लिए बहुत शुक्रिया कि हाँ, इन चीज़ों को मैं शायद कहीं जूझ रही हूँ, लड़ रही हूँ और चुनौतियाँ भी मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों से लड़ के झगड़ के और अभी अपना फाइनल ईयर बीए से ग्रेजुएशन किया है। और अभी मैं मास्टर के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं हरदा ज़िले से कहीं बाहर जाके पढूँ, तो उसके लिए मैं तैयारियाँ इस साल कर रही हूँ। और मेरे घर की बात करूँ तो मेरे घर में हम 4 बहन-भाई हैं, मम्मी-पापा हैं, चाचा-चाची हैं। पर अभी वो सब अलग-अलग हैं और भाई दोनों छोटे हैं, बड़ी मैं हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरी जो छोटी बहन थी उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि वही कि ग्रामीण गाँव में होता है ना कि अगर पढ़ाई छोड़ दी है तो शादी करना है। और मुझे बोला था कि नहीं, तुम्हें शादी करनी ही है, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही था। तो फिर ये कि अगर तुम्हारी नहीं तो तुम्हारी बहन की। तो बहुत मुश्किल से फिर भी मैंने अपनी बहन की शादी 3 साल रोकी, लेकिन नहीं, रोकने के बावजूद भी कि वो पढ़ नहीं रही है, 10वीं पढ़ के छोड़ दिया है, तो अब उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर शादी करनी पड़ी, शादी कर दी। और अभी ये तो था कि हाँ, फिर भी वो बालिग हो गई थी, समझ थी उसमें, लेकिन अभी मुझे कहीं न कहीं बहुत वो फ़ील हो रहा है कि मेरी कुछ कारणों की, या शायद मैंने वहाँ मेरे एफ़र्ट या मेरी चीज़ें नहीं लगाई, मैंने बहुत ज़ोर नहीं डाला, तो मेरी बहन नहीं पढ़ पाई। लेकिन अभी मेरा वही था कि मैं एक सपना ही देख रही थी कि उड़ान लड़कियों के लिए काम करता है, उनके सपनों के लिए काम करता है। बस सुन के तो एक मेरा सपना बन गया था कि हाँ, यहाँ बहुत लड़कियाँ मिलेंगी और मुझे उनके साथ में जुड़ना है, जाना है। तो मैं थोड़ा-सा बस अपनी उड़ान के बारे में बताऊँगी कि मैं कैसे अपनी उड़ान में आई हूँ। तो तो उड़ान में उड़ान की बात डेफिनेटली हम लोग करेंगे क्योंकि आप अपनी उड़ान भर रही हैं। मगर साथ साथ में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की चुनौतियाँ एक ग्रामीण लड़की को आती हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं, मगर थोड़ा ग्रामीण परिदृश्य को हम देखें और आपकी राय जानना चाहें तो किस तरह की चुनौतियाँ एक लड़की को आती हैं। तो सबसे पहला तो मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो स्कूल का बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ की। परेशानी है कि स्कूल नहीं है गाँव में ना, जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं वहाँ स्कूल नहीं होती है। तो अगर तुम 8 किलोमीटर दूर स्कूल है तो रहने दो, तुम घर पे रहो, क्योंकि तुम लड़की हो, तुम इतनी दूर सफ़र नहीं कर पाओगी। और फिर अगर गाड़ी भी है घर में तो अरे, तुम्हारे स्कूल के लिए हम परेशान होंगे, हमको तो दूसरा काम है। हम वो काम करेंगे कि तुमको रोज़ छोड़ने और ले जाने ले जाएँगे, और रास्ता भी अच्छा नहीं है, कहीं किसी ने वो कर दिया, ये कर दिया, तो रहने दो, मत पढ़ो। लेकिन लड़कियों का मन होता है कि हाँ, पढ़नी है, ये करना है। मेरा भी यही था कि मुझे 10वीं के बाद मना कर दिया था कि नहीं, अब रहड़गाँव में स्कूल था, लेकिन मना कर दिया था कि रहने दो, अब मत पढ़ो। क्योंकि ये होता है कि गाँव में 18 साल की लड़की हुई और शादी करना है। ये उनका सेट रहता था कि हाँ, अभी 18 साल की लड़की हो गई है, तो इसके लिए लड़का देख लो भाई, शादी कर दो, कहीं ऊँच-नीच ना हो जाए। तो मेरा भी यही कि मुझे अभी 3-4 साल पहले ही कि तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, शादी करनी है तुझे। पर मेरे को तो था कि नहीं, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं देख रही थी ना, मैं ये थी कि मैं बुक्स में पढ़ रही थी कि हाँ, लड़कियाँ बुक लिखती हैं, लड़कियाँ अभी एरोप्लेन चला रही हैं, लड़कियाँ घूमने जा रही हैं,
बाहर के शहरों में देखना है। तो मुझे भी था कि मुझे देखना है, बाहर की चीज़ें जाननी है, लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे मना कर दिया था कि नहीं तुम पढ़ भी नहीं रही हो, कहीं बाहर भी। और सबसे पहली चीज़, मुझे अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता था कि तुम अगर कहीं अकेले जा रही हो, अरे कुछ हो जाएगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जा रही हो तो नहीं, तुम्हारा भाई जाएगा साथ में, मत जाओ। स्कूल भी जा रहा है तो तुम्हारे भाई के साथ जाओ। कोचिंग भी जा रहा है, अगर सुबह तुम 7 बजे कोचिंग जा रही हो तो अपने भाई को लेके जाओ, और वो छोड़ के आएगा, वो लेने जाएगा। तो मेरे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ आई, और उसके बाद में पढ़ाई को लेकर भी, पर फिर मैंने थोड़ी-सी कोशिश की कि नहीं, मुझे 10वीं तो पढ़नी है। फिर 10वीं के बाद में फिर मेरे कोचिंग के सर, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ रही हूँ ना, तो कोचिंग वाले सर और स्कूल में भी फेवरेट रही हूँ। तो वो घर पे आए कि देखो आपकी लड़की अच्छी पढ़ने में है तो आप उसको पढ़ाओ, क्यों उसको मतलब अभी मना कर रहे हो? पैसे की दिक्कत है तो फिर अपन देखते हैं ना कि क्या हो सकता है, अभी एडमिशन में दिक्कत है। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की, तो थोड़ा मुझे घर से भी बोल दिया कि हाँ, पढ़ो लिखो। और उसके बाद में अभी घर से निकलने वाले पार्ट में मुझे बहुत चुनौतियाँ थी कि मुझे मतलब अकेले हरदा आना, मान लो कि यहाँ से मुंबई जाना है, अकेले हरदा एक लड़की को आज भी मेरे गाँव में अगर अकेली एक लड़की हरदा जा रही है, मतलब वो मुंबई जा रही है। इतना बड़ा था, नहीं जाओगी अकेली, बस से तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी तुम। तुमको अगर जाना है, चलो हम बाइक से लेके जा रहे हैं, अगर बुक लेनी है, चलो हम बाइक से। मार्केट तक, मेरे घर से मार्केट का रास्ता है 1 किलोमीटर का, वहाँ भी तुम अकेली नहीं जाओगी। मतलब इतनी इतनी पाबंदियाँ। तुम दुपट्टा डालो, बिना दुपट्टे के सूट मत पहनो, जीन्स तो पहनो ही मत। अरे तुमको वो नहीं लग रहा है जीन्स मत पहनना? लेकिन उन सब चीज़ों को कि हाँ, थोड़ा थोड़ा घर में बात की, चीज़ें मैंने लाई कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो पहले अपने मम्मी पापा से बात की, तो मम्मी पापा ठीक एक लेवल के मान गए, लेकिन फिर चाचा चाची आ गए कि अरे इतनी छूट दे रहे हो, उसको कोचिंग भी जा रहे हो, उसको ऐसे सूट पहनने दे रहे हो, ऐसे जीन्स पहनने दे रहे हो, कहीं कुछ हो गया तो तुम किसको मुंह दिखाओगे, ये करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें आई, उनको थोड़ा सा समझाया कि नहीं, विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगी। या फिर आप बाहर देखो ना, थोड़ी सी चीज़ें बताई कि देखो लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं, आज इंदौर पढ़ने जा रही हैं, भोपाल पढ़ने जा रही हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरे सपने हैं कि मुझे ये बनना है। तो उन चीज़ों के लिए जब उनसे बात की, तो उनका यही था कि हम कैसे भरोसा कर लें कि कुछ ऊंच नीच ना होगी, क्योंकि देखा है हमने। मैं एकदम से उनको नहीं बोल सकती कि नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल। नहीं करूँगी, क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने देखा है, तो एकदम से मैं नहीं बदल तो सकती हूँ। पूजा, मेरा यहीं पर प्रश्न है कि ये जो आप ऊंच नीच शब्द, छेड़छाड़ शब्द जो बार बार प्रयोग कर रही हैं, तो आखिरकार ये इसका बड़ा स्वरूप क्या है? क्या ये बहुत आम बात है कि हर लड़की के साथ, खासकर ग्रामीण लड़की के साथ या कहीं पर भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होना या ऊंच नीच होना, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मगर क्या ये सच मायने में किसी एक बड़े परिदृश्य से जुड़ते हैं? उस पर अपनी राय कभी तुम रख पाओ? जैसे क्या वो यौनिक हिंसा से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो आपकी जो समझ है या जो आप बात करना चाहें कभी इस पर, कि ये क्या आम बातें हैं किसी एक महिला के लिए, किसी एक लड़की के लिए? तो किसी एक महिला या लड़की के लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो हम छेड़छाड़ बोलते हैं वो सच में बहुत गलत शब्द है, वो एक यौनिक हिंसा ही है। क्योंकि अगर लड़की रास्ते से जा रही है और अगर उस किसी लड़के ने उसको सीटी भी मार दी ना, तो वो वहीं पे खुद को ऐसा महसूस करने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकती, उसको सिखाया नहीं है। उसको ये सिखाया है कि तू सीधे जा, सीधे आ, नीचे मुंडी करके जाना, नीचे गर्दन करके आना। तो हाँ, लेकिन ये है कि लड़कों और शायद कुछ पुरुषों के लिए ये बहुत आम है कि कोई लड़की जा रही है, महिला जा रही है, उसको छेड़ दिया। लेकिन अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं मेरे दृश्य से बताऊँ या मैं जो देखती हूँ, मैं फ़ील करती हूँ, तो ये बहुत ही एक महिला, एक लड़की को तकलीफ़ देने वाला है। लेकिन अगर हाँ, पुरुष समझे तो, क्योंकि उनके लिए आम है कि हाँ, लड़की जा रही है, मैंने सीटी मार दी, उसको मैंने कुछ बोल दिया, उसके सामने से तेज़ बाइक चला कर ले गया, लेकिन वहाँ लड़की दब जाती है। और फिर बहुत वजह होती है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। बहुत, ये सबसे ज़्यादा यही वजह होती है कि उनके साथ जब ये हिंसा होती है, जब लड़के उनके साथ ये बदतमीज़ी करते हैं या फिर उनको कुछ बोल देते हैं, तो लड़कियाँ खुद ये हो जाती है कि नहीं यार, अगर मैं अभी रास्ते में भी कुछ हो गया तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे, मेरी शादी करवा देंगे, तो भैया पढ़ाई ही छोड़ दो ना।
कुछ दिन में शादी से तो बच जाऊंगी, क्योंकि अगर मम्मी पापा को पता चल गया कि अरे वो लड़के ने मुझे कुछ बोल दिया, और मैं घर जाके बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने घर जाके बताया तो मुझे भी मारेंगे, उस लड़के को भी मारेंगे, गांव में बात होगी, गांव वाले कुछ बोलेंगे और मेरे मम्मी पापा गांव वाले के बहकावे में मेरी शादी कर देंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम छेड़छाड़, बलात्कार या इस तरह का कई बार शब्द लिखते हैं, ऊंच नीच जैसे शब्द प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो आपकी बात से लग रहा है कि उसको यौनिक हिंसा ही बोला जाए। कई बार घर में भी बलात्कार या छेड़छाड़ जैसे शब्द बोलना बड़ा अलग माना जाता है, मगर क्या इन शब्दों को हम स्थापित कर पाएँ कि वो यौनिक हिंसा है किसी एक महिला के लिए, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अब तो पुरुषों के साथ भी, लड़कों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, जो पुरुष हैं उनके साथ भी इस तरह का होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ पुरुषों के कारण हो रहा है या कुछ और वजह है इसके पीछे? तो मुझे नहीं लगता कि ये पुरुषों के कारण है या सिर्फ महिलाओं के कारण है, ये सच सोच के कारण है कि अ, अगर अभी पुरुष की सोच ये है कि यार ये पहले से चला रहा है, मतलब बहुत पहले से चला रहा है ना, कि स्कूल में लड़कियां जा रही हैं, हमने कुछ भी बोल दिया तो ये शुरू से उनको समझ में भी आ रहा है, उनने देखा भी है। छोटा सा बच्चा है, अगर वो स्कूल जा रहा है और वो किसी दूसरे को देख रहा है कि इसने भी तो किया है, मैं भी कर लेता हूँ, तो अगर हम उनकी नींव ही ऐसी रखें कि उनको समझाएं कि ये चीज़ गलत है। क्या गलत है? ये जो यौनिक हिंसा करना, किसी लड़की से इस तरीके से बात करना, या फिर हमारे घर में ये जो शब्द यूज़ होते हैं ना, जैसे कि अभी हमारी बात हुई कि ये बलात्कार, छेड़छाड़, अगर हम वो शब्द ही हमारे भाषा में ना लाएं, अगर हम वही नींव रखते जाएं कि हम सिखाएं कि नहीं ये शब्द गलत है, आप इसको मत बोलो, तो शायद मुझे लगता है कि वो बदलाव आएगा। मगर वही बात है ना कि बलात्कार घर में बोलना मतलब कई बार अच्छा नहीं माना जाता है, मगर बलात्कार होते हैं। बलात्कार और मध्य प्रदेश की कभी आंकड़े देखें तो बहुत ज़्यादा हैं बलात्कार के। और जिस क्षेत्र से आप आती हैं, रहटगांव, जो मैं हरदा की बात करूं तो रहटगांव में काफ़ी केसेस हैं इस तरह के जो बलात्कार के हैं। तो बलात्कार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मगर क्या ये यौनिक हिंसा को समझना, एक महिला के नज़रिए से देखना कि कितना तकलीफ देता है, और आप सही बोल रही हैं कि पुरुषों के साथ भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इन शब्दों को बोलना तो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर उसको यौनिक हिंसा से जोड़ना, शायद जो आप बता रही हैं वो यौनिक हिंसा से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मगर साथ साथ में आपको क्या लगता है कि अ, कब ये सुधरेगा और कैसे सुधरेगा? ये क्या करना चाहिए? एक आप लड़की के नज़रिए से, आप अपने अनुभवों के नज़रिए से, आपकी जो जेंडर न्याय की जो पूरी यात्रा है जो आप तय कर रही हैं, वो कब कैसे बदलेगा और कैसे होगा ये सब चीज़ें? तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि अगर हम भेदभाव मिटा दें कि आप लड़का हो मैं लड़की हूँ, अगर ये चीज़ शायद हम हटा पाएँ, हम सबको समान रूप से देख पाएँ, समान बातें, समान चीज़ें सबके साथ में बोल पाएँ, तो शायद ये चीज़ कम हो जाए। अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं कि एक लड़की है वो भी इस लेवल पे है, एक लड़का है वो भी इस लेवल पे है, दोनों आपस में इस बात को क्लियर कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, तो शायद ये चीज़ कम हो जाएगी। बीच में आपने कहीं एक बात करी कि आपको रुपट्टा लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और बहुत सी लड़कियों को रुपट्टा, इवन मेरे घर में भी जब मैं बात करता हूँ दीदी की या और मम्मी का, तो हमेशा वो रुपट्टा जो है वो होना ज़रूरी माना जाता है, या छोटे भाई को साथ में लेकर जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या लगता है कि एक महिला को अपने शरीर का अधिकार है? क्या वो अपने शरीर को किस तरीके से रखना चाहती है, कैसे देखना चाहती है, अपने को कैसे देखना चाहती है वो? तो आपको क्या लगता है कि वो अधिकार आज भी ग्रामीण क्षेत्र में है या कुछ और परिदृश्य है वहाँ का? तो जैसे कि हमने बात की, तो नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं है कि आप जैसा पहनना चाहो आप पहन सकते हो। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वही चीज़ें हैं कि जैसे घर वाले बोलेंगे ना, जैसे मम्मी बोलेंगी
मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि अभी से अगर मैं 1 साल पहले की बात करूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे जीन्स खरीदने के लिए मना कर दिया था कि मैं उनको दुकान पे लेकर गई, साथ में मम्मी कपड़े लेने चलना है। अब मेरा मन था कि मुझे जीन्स पहननी है। मम्मी का कहना था कि नहीं तुम जीन्स नहीं पहनोगी, तुम सूट ही खरीदो। और मैंने कहा क्यों मम्मी, मेरा मन है, इतनी लड़कियां पहनती हैं, मैं क्यों नहीं पहनूं? क्योंकि मेरे को तो पहनना है ना, मेरा मन है। मैं यार लड़कियां पहनती हैं, फिर मेरे को वो सवाल आया कि मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोले तू यहाँ बहस मत कर, तू सूट खरीद। मैंने खरीदना ही नहीं है, मुझे नहीं खरीदना। मैंने खरीदा नहीं, मैं घर आ गई, मैंने घर पापा को बोला इस चीज़ के बारे में। मैंने कहा पापा आप तो बाहर जाते हो ना, बाहर देखते हो लड़कियां क्या जीन्स नहीं पहनती, हरदा में जाके देखो क्या लड़कियां जीन्स नहीं पहनती। मम्मी ने बोल दिया कि नहीं तू जीन्स नहीं पहनेगी, तू सूट ही पहनेगी। फिर मुझे बहुत लगा कि मेरा शरीर है, मुझे तो हक है ना पहनने का। अगर मैं यही चीज़ अगर शहरों में जाकर करूँ तो कोई रोकेगा नहीं मुझे, क्यों नहीं रोकेगा? पर गाँव में क्यों रोकेगा? अगर शहरों में भी कमेंट तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, वहाँ के भी है कि अरे वो तो ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, तू उसके जैसे घूमेगी क्या? वो तो यहाँ जाती है वहाँ जाती है, तो तू ऐसे घूमेगी क्या? तो वहाँ मुझे लगा कि मतलब मैं खुद सोच में एक एक मैंने किसी से नहीं बोला, पर मैं सोच में पड़ गई कि मेरा शरीर मेरा अधिकार, फिर भी मुझे कपड़े नहीं। लेकिन उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे लाई, फिर मैंने मम्मी से बहुत बातें की इस चीज़ पे, कंटिन्यू बातें की। मम्मी बाहर देखो ना जीन्स पहनते हैं, मुझे पहनने दो, थोड़ा सा चेंज आएगा तो देखो अपनी छोटी बहनें हैं, उनको भी शायद चेंज मिलेगा कि बड़ी दीदी ने पहना तो वो भी पहन पाएंगी ना। और अभी देखो कि ज़माना कहाँ जा रहा है ना, अभी तुम वही सोच में हो, वही चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जब बात की तो हाँ मेरे घर से निकला कि नहीं हाँ तुम पहन सकती हो। फिर वो चीज़ है कि पर नहीं जीन्स ही नहीं पहन सकती, तुमको सूट भी पहनना है, और सूट पहनना है तो दुपट्टा रखना है। और आज भी लड़कियों को, क्योंकि तुम्हारे स्तन बड़े हैं, तुम्हारे स्तन निकल रहे हैं, तुम लड़की हो, तुम्हारे स्तन नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि तुम्हारे स्तन है, तुमको ढकने चाहिए। तुमको चुन्नी ओढ़नी है तो ओढ़नी ही है, क्योंकि तुम्हारे स्तन दिखेंगे, लड़कों की नज़र पड़ेगी, और लड़कों की नज़र पड़ी तो वो तुमको कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखेंगे लड़के तुम ऐसे। और मैंने यही कहा कि क्यों देखेंगे लड़के, मेरा मेरा हक है, मेरे स्तन है, लड़के क्यों देखेंगे? क्यों तुम ऐसे अगर जाओगी, ऐसे बिना दुपट्टे के जाओगी तो लड़के देखेंगे, और फिर तुम नहीं बोल सकती उनको, क्योंकि वो तो देखेंगे तुम ऐसे जा रही हो। तो वो चीज़ बहुत लगी कि लड़कियों का तो अधिकार है कि वो बिना दुपट्टे के जाना चाहती है, लेकिन वो वाला डर है कि हम ऐसे जा रहे तो हमारे स्तन बड़े हैं तो लड़के क्यों देखेंगे, और वो देखेंगे तो हम पे कमेंट करेंगे। तो गांव वालों की यही सोच है, और कि यार इसके स्तन बड़े हैं, लड़के देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जीन्स पहनेगी टी शर्ट पहनेगी, स्तन बड़े हैं, दौड़ेगी। दौड़ने में भी बहुत रोक है। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो आपको लड़कियां कभी दौड़ में नहीं दिखेंगी। अगर वो दिखेंगी भी तो वो रात के समय, सुबह सुबह जल्दी जब कोई ना उठे उस समय ही उनको बोल दिया जाता है कि तुम ऐसे नहीं भागोगी, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, तुम भागोगे तुम्हारे स्तन वो होंगे, तो तुम नहीं भाग सकती, तुम घर में रहो, दुपट्टा डाल के जाओ, तुम टी शर्ट घर में नहीं पहनोगी। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे चाचा हैं, क्यों तुम ऐसे घूम रही हो? क्यों तुम अपने कोई लोवर पहन रही हो, क्यों हाफ कोई लेगी पहन रही हो, कोई क्यों स्कर्ट पहन रही हो? तुम्हारे चाचा तुम्हारे भाई है, तुम्हें दिखता नहीं है? तो बहुत सारी मैं मेरे क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मैंने खुद ने ये चुनौतियाँ का सामना किया है, आज भी मैं फेस करती हूँ, आज भी मुझे ये बोला जाता है। लेकिन हाँ मैं कहीं वो चीज़ों की चुनौतियाँ दे रही हूँ कि मैं मेरे घर में वो चेंज ला रही हूँ कि नहीं अभी ये चीज़ें हैं, आप देखो। तो शायद बहुत वो है। बहुत महत्वपूर्ण। मुझे लगता है कि ये बेबाकी आई कैसे, ये पिछला मतलब पूरा एक पिछला 1 साल जो आपका गया है, जो आपने बीच में बात भी रखी कि क्या हुआ कि इतनी बेबाकी आ गई है बोलने में, और वो शब्द, वो चीज़ें जो हमें कई बार हम रोक लेते हैं, एक महिला होने के नाते भी, कई बार पुरुषों के साथ भी वो उस तरह के भेदभाव जरूर होते हैं जेंडर के आधार पर, मगर ये बेबाकी आई कैसे? तो मतलब बेबाकी कहूँ या फिर वो चीज़ें, तो जब मैं थोड़ा स्कूल या मेरी शिक्षा हुई, मैं 11वीं में गई तो वहाँ कुछ लोगों से मिली, बातचीत हुई। उसके बाद में कुछ ऐसे ही निकला कि नहीं अब मुझे बाहर पढ़ना है, तो घर वालों का मना था, लेकिन लड़ झगड़ के मैं इंदौर निकल गई। इंदौर से वहाँ की चीज़ें देखी, वहाँ जाना कि हाँ लड़कियाँ कुछ तो ठीक है कर रही हैं अच्छी चीज़ें, पर वहाँ भी डर था कि नहीं यार मैं गांव की लड़की, मैं शहरों में आ गई, और फिर शहरों में कैसे निकलूँ, क्योंकि मैं तो गांव से थी ना, तो यार शहरों में कैसे रहूँ, कोई कुछ बोल ना दे,
क्योंकि शहरों में बहुत सारे हादसे होते हैं, हम सुनते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। वो भी फिर उसके बाद में जब हाँ फाइनली मैं सिनर्जी और मेरा जो सपना मैंने जैसे बात पहले आपको रखी थी कि उड़ान लड़कियों के लिए, और मेरी बहन से मुझे बहुत वो लगा था कि मुझे लड़कियों के साथ करना है, बात करनी है, मिलना है, जुड़ना है। तो जब सच में मैं सिनर्जी में आई, जब मैंने वर्कशॉप्स जो कार्यशालाएं हमारी फेलोज़ के साथ होती हैं, जो कार्य क्योंकि मेरे लिए नया था, कार्यशालाएं मैंने ली, वहाँ जो बातें मैंने जानी, चाहे वो जेंडर हो, किशोर अवस्था हो, माहवारी हो, खुद के हक हो, खुद के अधिकार हो, खुद की चाहे वो चीज़ें हों, चुनौतियाँ हों, कैसे लड़ना है, जूझना। हाँ, फिर लगा कि मेरा अधिकार है, बोलना है, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि शायद सिनर्जी ने मुझे ऐसी जगह दी जहाँ पे बेखौफ थी मैं। वो मंच मिल गया, कोई जज नहीं करेगा, कोई यहाँ तुम्हें कोई कमेंट नहीं कर रहा है कि क्या बोल रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई रोकने वाला नहीं था। बोलो पूजा, जो मन में आ रहे हैं बोलो। तो वो चीज़ ने इतना एटीट्यूड ला दिया ना अभी कि हाँ डेफिनेटली मैं लड़कियों के साथ और उनके लिए भी लड़ सकती हूँ, खुद के लिए भी लड़ सकती हूँ और मेरे घर के लिए भी। तो वो बेखौफी तो मुझे मेरी सिनर्जी ने दी है, मेरी उड़ान ने दी है। तो उसके लिए तो मैं बस सिनर्जी और मेरी उड़ान, मैं दोनों का। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी जेंडर न्याय की जो पूरी एक लड़ाई है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं लड़कियों को भी और लड़कों को भी, और इस पुरुषवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए? मुझे लगता है कि आज़ादी की जो बात होती है, और आज़ादी चाहिए हम युवाओं को, और आज़ादी चाहिए उस पितृसत्ता से, उस पितृसत्ता के जो पावर से, कि वो ख़त्म हो, बराबरी की बात की जाए। और उस आज़ादी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कों को भी और युवा लड़कियों को भी, जिन्हें कई बार शादी होने के बाद युवा समझा ही नहीं जाता है ना? तो उन सारी महिलाओं और लड़कियों के लिए जो सच मायने में इस बदलाव की यात्रा में, इस जेंडर न्याय की लड़ाई में हमारे साथ में खड़ी हुई हैं, तो उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर हम बात करें पुरुषों की, तो आप सच में अपने घर में जो महिला हैं, आपकी बहनें हैं, जो भी हैं, उनको एक सबसे पहले समान अधिकार जो आपको मिल रहा है ना, वो आप प्लीज़ सबको दीजिए। आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी दादी की हाँ, घर में उनका हक है कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो वो भी इस चेयर पे बैठेगी। मैं ये फैसला ले रहा हूँ, तो उस फैसले में उन्हें जोड़ने का। अगर मैं रात में जा रहा हूँ, तो थोड़ा हक तो उन्हें भी मिलना चाहिए कि वो भी रात में जाकर किसी चीज़ का अनुभव करें, देखें। तो शायद ये चीज़ बहुत कम होगी। और लड़कियों, मैं सच बोल रही हूँ, कभी मैं स्पेशली ये बोल रही हूँ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां पढ़ना छोड़ देती हैं। जो भी मेरा ये बातें सुन रही हूँ, जो देखें, कि कभी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई इस डर से छोड़ दी कि स्कूल दूर है, या फिर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल दूर है तो पढ़ाई छूट ही जाती है। नहीं चाहती कि पढ़ाई छूटे, जुटाओ, कोई चीज़ें जुटाओ, चुनौतियाँ आएंगी, करो सामना, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपने सपनों को मत छोड़ो। अगर अपना सपना बना है तो उसे पूरा करने, अपना जो लक्ष्य है उसे देखकर और अपना चीज़ें करो। और कोशिश करो कि घर में बदलाव आप धीरे धीरे ला पाओ, क्योंकि एकदम से अगर कोई चीज़ें करते हैं नहीं होगा। हिम्मत कभी मत हारना। शायद छोटी चीज़ों, छोटे स्तर से हम शुरू करें तो बड़े स्तर तक जा सकते हैं। तो मेरे लिए तो बस। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और सच मायने में मुझे लगता है कि जो हमारे हमारी जड़ें हैं, उनको हम मजबूत करें, और पंख फैलाएं उस उड़ान के लिए जो आज़ादी की उड़ान हो, जो हमको खुद को सशक्त करने की उड़ान हो। और आप वो तय कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस पूरी जेंडर न्याय की लड़ाई में हम सब लोग साथ में हैं। और ये आपका संदेश जरूर उस पुरुषवादी मानसिकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो कि
कई बार महिलाओं में भी है, कई बार पुरुषों में भी है, और हमें उस मानसिकता को तोड़ना है, उस पितृसत्ता को ख़त्म करना है और बराबरी के समाज को स्थापित करना है। तो ये अपील आपकी बहुत कारगर होगी, और हमारे सारे युवा साथी, हमारे सारी लड़कियां, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की लड़कियां, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा वहाँ वहाँ तक डेफिनेटली ये पूरी आवाज़ पहुँचेगी आपकी, कि हमें स्थापित करना है जेंडर न्याय को, समानता को, जो सच मायने में हर लड़की को आज़ादी दे पाए, हर लड़की को सपने बुनने के लिए प्रेरित कर पाए, और वो अपने सपनों के लिए काम करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी रिश्तों में या सिर्फ परिवार के अंदर बन के रह जाए। वो अपनी उड़ान ले सकती है, घर का भी काम कर लेंगे, मगर अपने सपनों को भी देखना शुरू करेंगे, उनको संजोएंगे भी और उनको पूरा भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।